तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की रेखीय आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो और इससे पहली वीडियो, इन दोनों को देखना ना भूलें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, किसके कारण? तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे कुचालक आवेशित चादर के कारण। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चादर बनाएंगे। बहुत ही आसान होते हैं और पेपर में पूछने के लिए आ जाते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे इनको। देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? चादर बनाते हैं। ये क्या है? एक चादर बना दी। इस पे मैंने एक समान रूप से आवेश वितरण कर दिया। एक समान रूप से इस पर आवेश वितरण है पूरी चादर पर। तो देखिए, यहां से इस बिंदु से लेके हमने कोई बिंदु P माना है इस जगह पर। तो बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लीजिए R। ऐसी इतनी दूरी इधर साइड में है, यानी कि इस बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों तरफ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए, अब ये किसके अनुप्रयोग में आता है? ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आता है। और गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है, तो हमें ये बंद करना पड़ेगा। प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होती है। तो इसी प्रकार इसे हम बंद कर लेते हैं। इसे जब हम बंद करेंगे तो अब ये कैसा हो गया? गॉस की प्रमेय को लागू कर रहा है। ऐसे इसको बंद कर लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये एक बेलन की भांति कार्य करने लग जाएगा। अब ये किसकी भांति कार्य करने लग गया? बेलन की भांति। देखिए, विद्युत क्षेत्र यानी कि बाहर की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश वितरण है इस पर एक समान रूप से, प्लस क्यू आवेश है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। और ये क्या है? अल्प क्षेत्रफल है, अल्प, यानी कि डी ए। डी ए भी कैसा है? बाहर की ओर। यानी कि इन दोनों में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना है? थीटा कितना है? शून्य। कितना है? शून्य। ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर इधर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और ये क्या है? डी ए अल्प क्षेत्रफल। यानी कि इन दोनों के बीच में, जब मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से हो दोनों, तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। एक परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। और आपस में विपरीत हो तो थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये इस पोजीशन पर है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, चित्र में बस इतना ही है। अब हम देखेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि विद्युत प्लस का एक फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ये किसके लिए आ गया? इसके लिए। अब इसके लिए भी तो चाहिए ना, दोनों के लिए तो करेंगे। प्लस इसके लिए भी कितना होगा? इतना ही। ये दोनों कैसे समान है, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोनों के लिए समान है तो समान रहेंगे। अब देखिए, वेक्टर को हटाते तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, वेक्टर को हटा रहे हैं तो ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। देखिए, दोनों को समान है तो ई डी ए कॉस थीटा और एक ई डी ए, दोनों एक एक है, तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा का मान कितना है? शून्य, यहां पे दिख रहा है। तो कॉस 0, थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? कॉस 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ई डी ए, ये हमें प्राप्त होगा।
क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1 और 1 का गुणा हम इसके साथ में करेंगे ये आएगा और ये कांस्टेंट नंबर है तो इसे बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं dA का, तो phi इज इक्वल टू 2e इंटीग्रेशन dA, और इंटीग्रेशन dA करेंगे तो क्या आएगा, हमें पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इसका, यानी कि phi इज इक्वल टू 2e, यानी कि इस पूरे पृष्ठ से बेलन की सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कहा गया, कुल विद्युत फ्लक्स को। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय हमने पढ़ी थी कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पे देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। वी नो दैट कि phi इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी कि phi इज इक्वल टू Q/ε0। और मैंने पढ़ाया था पृष्ठ आवेश वितरण, क्या होता है पृष्ठ आवेश वितरण, यानी कि आवेश का सतत वितरण में होता है, एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठ आवेश वितरण, एक होता है आयतन आवेश वितरण। तो उसमें से नंबर 2 पे क्या आता है पृष्ठ आवेश वितरण, और पृष्ठ आवेश वितरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। तो यहां से Q का मान ज्ञात करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा सिग्मा A इज इक्वल टू Q, और इस Q का मान उठा के इस जगह पर रखना है, इस वाले Q में इस Q का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, तो phi इज इक्वल टू इसका मान कितना है सिग्मा A/ε0। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस phi की जगह पे सिग्मा A/ε0 रख देंगे, तो सिग्मा A/ε0 इज इक्वल टू 2EA। यहां से हम E का मान ज्ञात करेंगे तो E बराबर निकल आएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि सिग्मा A/ε0, E का मान ज्ञात करेंगे तो 2A इसके नीचे आ जाएगा, 2A बचेगा क्या E, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा A/2A/ε0, और A से A कट गया तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2A, 2A तो कट गया है, ε0 बचा है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। यही है इसका फॉर्मूला। दोस्तों ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, फंस जाते हैं बच्चे यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और न्यूमेरिकल को भी अच्छे तरीके से करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।